अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सुनील भट्टी। नाज़रीन इकराम, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त लेबर डे के तौर पे मनाया जा रहा है। आपके देखो, पूरी दुनिया के अंदर हॉलीडे है, यानी कि छुट्टी का दिन है। पाकिस्तान ने भी ये कल्चर अडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन इसको किस लिए अडॉप्ट किया है, क्यों किया है, ये दिन क्यों मनाया जाता है, ये हमने आज तक जानने की कोशिश नहीं की। गरीब और मजदूर जो है वो आज भी सुबह 7 बजे उठकर अपनी मजदूरी करने के लिए जा रहा है और शाम को 5 बजे आएगा और उसकी जेब के अंदर 700 रुपए होंगे और वो अपने दिन का खर्चा चलेगा। लेकिन जो कि हमारी अशराफिया है, जिसको इतनी हम मरा देते हैं, वो आज के दिन हॉलीडे के ऊपर तस्वीर करके घरों के अंदर बैठी हुई है और जश्न मना रही है कि अपने मोबाइलों के ऊपर स्टेटस लगा रही है कि हमने आज लेबर डे के तौर के ऊपर मना रहा है और आज के दिन छुट्टी है। आगे चलते हैं, इस लेबर डे को मनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। जो इन मजदूरों का जो यूनियन होती है वो इकट्ठी होती हैं, एक हकूक यानी कि एक चार्टर ऑफ लेबर बनाती हैं कि किस तरह से अगला 1 महीने के अंदर हमने चलना है और कौन कौन सी इसके अंदर चीजें हैं जो कि हमने शामिल करनी है, किन रूल्स के तहत हमने मजदूरी करनी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लेबर यूनियन के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, इनको उठाकर जेलों के अंदर बंद कर दिया जाता है। हालात अब मैं आपको बताता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस ने क्या किया कि आज कोई बाहर ना निकल सके अपने हकूक के लिए। इस्लामाबाद में दफा 144 का जो नफाज है वो नाफिज और अमल कर दिया गया। इस्लामाबाद की हदूद में किसी भी जलसे जुलूस और इज्तिमा की इजाजत नहीं है। कानून की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फैजाबाद और दीगर रास्तों से इस्लामाबाद में आने वाले शहरियों को चेकिंग के बाद दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में पुकार 15 पर कॉल की जाएगी। ये इस्लामाबाद पुलिस का वो मुज़क्कर खेज एक ट्वीट था जो कि अगले आने वाले चंद सालों तक इनके मुंह के ऊपर तमाचा बनकर बरसता रहेगा। किसी भी शख्स को उसके बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने से रोकने के लिए ये ट्वीट मैंने संभाल कर रखा हुआ और आज से 1 से 1.5 साल बाद मैं ये फिर से रिट्वीट करूंगा। और इन जो इस्लामाबाद पुलिस है, जो कि अपने आप को एक वेस्टर्न पुलिस के तौर के ऊपर मनवाती आई है और लोग मानते थे, गलत तस्वुर था लोगों के अंदर, इनसे अच्छी तो नाजरीन केपीके की पुलिस है, इनसे अच्छी तो बलोचिस्तान की पुलिस है। जितने सियासी केसेस और जितने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी इस्लामाबाद पुलिस ने किया, पाकिस्तान की 75 से 76 साल तारीख के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती। आगे चलते हैं हम। साकिब निसार साहब के बेटे की ऑडियो लीक कर दी गई है, कल की गई थी, परसों की गई थी। बात हम आज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मीडिया के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंक्वायरी किया और ये ऑडियो फेक करार दे दिया। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग से मुलहका चंद एक मीडिया हाउसेज हैं, वो आज भी नाजरीन इसके ऊपर अपनी डिबेट्स और अपनी जो शोज हैं, टॉक शोज हैं, उनको मरकज बनाए हुए हैं इस जो ऑडियो लीक है इसका। हालांकि ये सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है और किसी भी शख्स की बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली है। उसकी निजी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करना फिर उसको लीक करना कौन करता है? इमरान खान पहले बता चुके हैं अपने इंटरव्यू के अंदर कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की एजेंसी जो है वो रिकॉर्ड करती है। और अगर आप देखेंगे जो शख्स एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलता है, हालांकि हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, अल्लाह ताला उनको और हिम्मत और बहादुरी अता करे। पिछले दिनों उनकी तकरीर थी और हमने तारीख से फिर से कुछ नहीं सीखा। फिर से हमारे मीडिया ने उनकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। हालांकि एक सरकारी ऑफिसर है, वो तकरीर करता है, तकरीर जो भी होती है लिखी भी होती है, बहुत से चंद एक स्कॉलर जो है वो उसके ऊपर तहकीक करके फिर तकरीर लिख कर देते हैं कि आप चाहे कर। लेकिन हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा, हम फिर से दोबारा से वही तारीख अपनाते जा रहे हैं, तारीफों के पुल बांधते चले जा रहे हैं। हालांकि दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो एस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज्यादा नाकामी भी सामने आई है। ये जो दहशत गर्द तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर जितने भी हमले हुए हैं, ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की नाकामी ही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ऐसा इकदाम भी उठाए हैं जिसकी बदौलत आज पाकिस्तान जो दहशत गर्दी से महफूज है। लेकिन चंद एक अनासिर हैं जो कि फिर पाकिस्तान को दहशत गर्दी की तरफ रागिब करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने डॉलर समेट लिया। उनके अंदर चंद एक हमारी सियासी शख्सियात भी शामिल है, एस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात भी शामिल है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बहुत अच्छी पॉलिसी लेकर चलती है कि हम इस वक्त न्यूट्रल है। न्यूट्रल की टर्म को इमरान खान साहब ने गाली बनाया था आज से चंद एक माह पहले। तो अब हमारी जो मीडिया चैनल हैं वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना हो, वो फिर से एस्टेब्लिशमेंट को वही तारीख से बगैर सीखे तारीफों के पुल बांधे चले जा रहे हैं। तारीफ करें, एक हद तक करें, आपका भी हक है। जो बहादुरी दिखाते हैं उनका भी हक है कि वो तारीफों को समेटे। लेकिन हम कुछ हद से ज्यादा तारीफ कर देते हैं और उसका ये असर होता है कि 3 साल बाद, जो कि एक आईनी हमारे पास एक शिक थी कि हमने किसी भी आर्मी चीफ साहब के मुद्दत को 3 साल के आगे नहीं जाने देना, वो हम फिर खत्म करते हैं एक शख्स की अना के ऊपर, एक शख्स की ख्वाहिशात के ऊपर हम खत्म करते हैं और उसको फिर से 3 साल बाद हम फिर से वही ओहदा नवाज देते हैं, हालांकि उसकी रिटायरमेंट की उम्र हो चली होती है। सीखना हमने फिर भी सियासत कुछ है, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि बात करती है तो फिर बहुत आगे तक चली जाती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के फौज भी जिंदाबाद। ये ना हो कि कल मेरे ऊपर पर्चे कटे हो, पूरे मुल्क के अंदर हमें टुराया फिराया जा रहा हो, फ्री में ट्रिप करवाई जा रही हो। फ्री में ट्रिप हमने हासिल नहीं करनी।
दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के घर के भेदी ने लंका डाल दिया। फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने नाज़रीन जो काम किया ना, इस तरह से ब्यूरोक्रेट्स को होना चाहिए। ये होते हैं ब्यूरोक्रेट्स जो कि कुरान के ऊपर हाथ रख के हल्फ लेते हैं, पाकिस्तान की आइन की किताब के ऊपर हाथ रखकर हल्फ लेते हैं कि हम इस आइन के ताबे हैं, हम इस आइन को मानने वाले हैं, इसकी खिलाफ वर्जी कोई भी करे, खा वो मेरा अफसर हो, खा वो मुझसे नीचे या मेरे ताबे कोई अफसर हो, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसके खिलाफ खुलकर बोलेंगे। सलाम है उस डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को जिसने ये बात उठाई है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर करने के लिए ये बात आगे ले जानी चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाया जाए। इन्होंने नाजायज असासे बनाए हैं हाउसिंग स्कीमों के अंदर, जो उनके मालिक आन हैं उनको ओहदों से नवाज कर अपनी जायदाद के अंदर इजाफा किया है, गैर आईनी इकदाम उठाए और अपनी जो आईनी जिम्मेदारी थी उसको पूरा करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। ये इल्जाम लगाए। दूसरी तरफ नाज़रीन अगर मैं आपको चाबी वाले की हकीकत बताऊं कि चाबी वाले की हकीकत खुलकर सामने आ गई है, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट किस कदर इसको सपोर्ट करती है ये भी जरा आप देखें। पेट्रोल इसने कहा था जो तहरीक लबैक है पाकिस्तान के अंदर, उनको क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर चाबी वाले बड़े मशहूर हैं, ये अब मैं इनके ऊपर फ्लो कर रहा हूँ तो ये मेरे खिलाफ जो है फतवे लगाना शुरू कर देंगे। बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर जो कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए कमी की गई है, कैरोसिन ऑयल की कीमत के अंदर जो है 10 रुपए की कमी की गई है, लाइट डीजल की कीमत 10 रुपए की कमी। पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई गई और ना ही कम की गई है। अब चाबी वाले ने कहा था कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और अगर यही रहेगी तो हम 11 मई को लोग मार लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लेकिन इस चाबी वाले को ये याद नहीं था कि जब पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की जा रही तो हम कहाँ थे, हम क्यों एहतजाज लेकर नहीं है। पाकिस्तान के आइन को पैरों के तले ढूंढा गया, पाकिस्तान के आइन को कागज का एक आम सा टुकड़ा करार दिया गया, मुल्क शर्मा ने गुस्ताखी कर दी। हॉलैंड के वजीर आजम के साथ हमारे मुल्क का वजीर आजम मिलते हैं, गले लगता है उसको। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ गले मिलते हैं, फ्रांस से इमदाद आती है, हम ले लेते हैं, उसके ऊपर कोई एहतजाज नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन इकराम बुनियादी इंसानी हकूक, लोगों के घरों के ऊपर रात के 12 बजे छापे मारे जाते हैं पुलिस की तरफ से, खवातीन को हरासा किया जाता है। मुल्क के अंदर खवातीन सियासी कारकुनान की ऑडियो लीक्स कर दी जाती हैं। इस शख्स को ख्याल नहीं आता कि हमने आइन के अंदर रहते हुए अख्तियार लेकर इस्लामाबाद और लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें महंगी से महंगी तर हो जाती है, 120 से 30 रुपए लीटर महंगा कर दिया जाता है पेट्रोल एक साल के अंदर। इस शख्स को ख्याल नहीं आता। पाकिस्तान के मुहिब वतन सहाफी अशरफ शरीफ साहब को प्राय देश रात के वक्त शहीद कर दिया जाता है। रात की तारीखी में उनके ऊपर सीने के ऊपर उनका जो सीना है वो गोलियों से छन्नी कर दिया जाता है। इस शख्स को ख्याल नहीं आता या इस जमात को ख्याल नहीं आता कि हमने एहतजाज के लिए निकलना है और उस शख्स की जो खानदान है उसको इंसाफ दिलवाना है। शहीद अशरफ शरीफ साहब की अहलिया के खिलाफ घटिया तरीन कंपेन लॉन्च की जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, और इससे जो सियासी जमात है और मजहबी जमात है ये उसको सपोर्ट करने लग जाती है। उसके ऊपर ये शख्स एहतजाज करने को नहीं आता। और एहतजाज कब होता है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दूसरी जो जमातें हैं वो आइन के ताबे अपना यानी कि जो स्टैब्लिशमेंट है उसको आइन की मनवाने के ऊपर जोर देती है, आपस में मुज़ाकरात के लिए बैठती हैं। तो ये कहते हैं वो जी आपस में चोर उचक्के इकट्ठे हो गए। ये शख्स नाजरीन एक नाबालिग तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा नाबालिग सियासतदान, ये टर्म इसके लिए यूज की जा सकती है कि ये किस कदर मुजीका के बयान देता है कि अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करता है कि मैंने तारीख में ये लिखा हुआ है और आज से 1 साल पहले मैंने ये कहा था, तो आज से 1 साल बाद ये हो रहा है और हमारे कहने के ऊपर ये पूरा पाकिस्तान चल रहा है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट ये चाह रही है कि इसके जरिए इलेक्शन आने के, इसको पता है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 14 मई को इलेक्शन करवाना है। अब ये 11 मई को कॉल दे रहा है और इसको एस्टैब्लिशमेंट ने एक जरिया भी फराहम कर दिया कि आप इसके ऊपर लॉन्ग मार्च लेकर जाएं। और अगर आप देखेंगे नाजरीन पेट्रोल सस्ता ना हो और इलेक्शन आगे होंगे तो ये नाजरीन कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि मैंने ये ऐलान कर दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। मैंने पहले कहा था और हुकूमत हमसे डर कर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई। मैं फिर से कहूंगा, अगर इसको मेरे साथ इख्तलाफ है, इन भाई साहब को इख्तलाफ है, ये एक पार्टी के लीडर हैं, मैं मानता हूँ इनकी फैन फॉलोइंग है बहुत ज्यादा। मुस्लिम लीग नून को इन्होंने पंजाब के अंदर खत्म कर दिया। अब आने वाले इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला होगा इन शख्सियत के साथ, लेकिन इनको भी अगर ये एस्टैब्लिशमेंट की चाबी बनने के अलावा खुद को मनवाने की कोशिश करने आगे हैं तो इनके लिए भी भला होगा और इनकी जो सियासत है आने वाले वक्तों के अंदर वो भी परवान चढ़ेगी। ये मैं खुद से कह रहा हूँ आपको, यानी कि एक एडवाइस दे रहा हूँ। एस्टैब्लिशमेंट की चाबी बनने की कोशिश करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट आपको ताला खोलकर फिर से वापस फेंक देगी अपनी पॉकेट के अंदर। ऊपर आने की कोशिश आपकी नाकाम करती जाएगी, ऊपर आपको नहीं आने दे रहे।
یہ میں ان کو بتانے کی کوشش کروں، لیکن یہ جماعت ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، الٹا یہ لوگوں کے اوپر کافر اور دوسرے قسم کے فتوے جاری کر دیتی ہیں کہ یہ شخص مرتد ہو گیا، یہ شخص اسلام سے باغی ہو چکا ہے، یہ شخص گستاخ رسول ہو چکا ہے، حالانکہ ہم اپنے رسول سے، اپنے دل کے اندر جو ڈیپسٹ پارٹ ہے وہاں سے ہماری محبت شروع ہوتی ہے اپنے رسول سے. ہم اپنے والدین، اپنا کاروبار، اپنی آل اولاد سب حضور کے اوپر قربان کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں ناظرین. اسلام آباد کے اندر کیونکہ آج ریلی اور آج پھر اس ریلی کو ناکام کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پھر سے حملے کروانے کی کوشش کریں گے. حملہ کس کے طرح ہوگا؟ شدید کہ گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہو سکتی ہے. یہ ریلی روکنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ یہ ساری جماعتیں آپس میں مذاکرات کے لیے بیٹھی اور قومی اسمبلی اور یہ ساری ایک دم سے تحلیل ہو جائیں اور نیا الیکشن ہو جائے اور کوئی بھی نئی حکومت آئے گی وہ طاقت کے ساتھ آئے گی اور اس نے اسٹیبلشمنٹ کو کھینچ کے رکھ دینا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو اپنے حدود کے اندر لانے کے لیے ساری جماعتیں اس وقت متحد ہونے کے لیے تیار ہیں، خواہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ جے یو آئی ہو، خواہ پی ٹی آئی ہو، خواہ مسلم لیگ نون ہو. اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ ان کے مذاکرات کیا ہوں گے؟ عمران خان کے اوپر انہوں نے بہت دباؤ ڈالا کہ آپ مذاکرات کے، عمران خان کے ارد گرد چند ایک شخصیات ہیں جو کہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار بننے کو ترجیح دیتے ہیں. عمران خان کو کہا گیا کہ آپ مذاکرات نہ کریں ان کے ساتھ. 1.5 سال سے عمران خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے سوچا کہ اس کے اوپر تو ہمیں ناکامی ہوئی ہے مسلسل، اگر ہم مذاکرات کے لیے ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تو اس کے اندر ہماری ناکامی ہے اور اس ملک پاکستان کی ناکامی ہے. تو عمران خان نے کہا چلے ہم مذاکرات کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اب مذاکرات ہو رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ مذاکرات نہ ہو تو اسٹیبلشمنٹ پرویز الہی کے گھر حملہ بھی کرواتی ہے. اسٹیبلشمنٹ آج عمران خان صاحب کے خلاف پرچے بھی درج کرواتی ہے. اسٹیبلشمنٹ مزدوروں کے عالمی دن کے اوپر ان کو احتجاج کرنے سے بھی روکتی ہے اور پی ٹی آئی کے جو سینئر ترین رہنما کے گھر چھاپے مارنے سے بھی میں کہتا ہوں کہ نہیں روکتی. اچھا جی، اب ہونے کیا لگے؟ منگل کل کا دن جو ہے پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ اور پاکستان کی جو مستقبل کی تاریخ ہوگی جو کہ لکھی جائے گی بعد میں، اس کے اندر کل کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے. یا تو یہ سارے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ سے اپنا چنگل چھڑا کر ایک سائڈ پر ہو جائیں اور اس ملک کو اوپر لے کر چلیں، یا پھر یہ ہمیشہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی گود کے اندر بیٹھ جائیں گے. اور پھر ناظرین، عمران خان صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے بھی ایک کیمپین لانچ کرنی ہے، ہم نے بھی لانگ مارچ لے کر اسلام آباد جانا ہے. تو حالات پھر سے گمبھیر تر ہوں گے. ہمارے آرمی چیف صاحب جو کہ اس وقت بظاہر نیوٹرل نظر آ رہے ہیں، اب میں آپ کہیں گے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی لیتا ہوں اور آرمی چیف صاحب کو نیوٹرل بھی کہتا ہوں. تو ناظرین، اسٹیبلشمنٹ صرف آرمی چیف صاحب کا نام نہیں ہے. اس کے اندر میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہتا ہوں اپنے ولاگز کے اندر، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست کے اندر رول رہا ہے، تھا، ہے اور رہے گا. کوئی اس سے نفی نہیں کر سکتا اور آنے والے وقتوں کے اندر ہونا بھی چاہیے، لیکن آئینی دائرہ اختیار کے اندر ہونا چاہیے. کسی کو بھی آئین کے اوپر تابع نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی شخص آئین سے اوپر نہیں ہے، آئین سے بالا تر نہیں ہے. کسی شخص کی سوچ، کسی ادارے کی سوچ آئین سے بالا تر نہیں ہے. آئین سپریم ہے. سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے یہاں پر. آرم فورسز کے سپریم کمانڈر کی نجی گفتگو کی محفل اور نجی محفلوں کی گفتگو اور ویڈیوز اور آڈیوز لیک کر دی جاتی ہیں. کون کرتا ہے؟ اب یہاں پر بھی تو میں کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ہو، اگر آرمی چیف صاحب کا نام ہے تو وہاں پر بھی تو صدر مملکت سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز ہے. تو یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ صرف آرمی چیف صاحب کا نام نہیں ہے، یہ پورا ایک ہر ادارے کا ایک ٹولہ ہے. بیوروکریٹس ہیں، پورے بڑے بڑے بیوروکریٹس، اشرافیہ، سیاستدان، تاجر، علماء کرام، یہ پورا ایک سسٹم ہے، یعنی کہ ایک ادارہ انہوں نے بنایا ہوا اسٹیبلشمنٹ کے نام سے، جو کہ اس ملک کی سیاسی، سماجی، دفاعی، معاشی ترقی کو آگے لے کر چلنا ہے. کس قدر چلنا ہے یہ بتاتے ہیں. اللہ حافظ ناظرین کرام، آج کے بلاگ سے آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی اور باتیں آپ کو کچھ چند ایک بری بھی لگی ہوں گی میری. تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ صرف اس جو مثبت پہلو ہے وہ دیکھیں، منفی پہلو نہ دیکھیں. اب ہمارے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، شیئر کریے، بیل آئکن کا بٹن لازمی دبا دیجیے تاکہ جتنے بھی آنے والے ویڈیو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکیں. اللہ